हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है सेल को टू पार्ट में हमने डिवाइड किया है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल स्पेशल टाइप की सेल होती है जो इनिशियल सेल होती है। इवोल्यूशन में सबसे पहले बनने वाली जो सेल होती है इनिशियल सेल को ही हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स जो है वो नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सेल न्यूक्लियस भी इसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो रहता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए ही होता है, जो कि इसके अंदर स्प्रेड फॉर्म में जो है पड़ा हुआ रहता है, बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहता है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर को जो है हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे सेल वॉल। सबसे फर्स्ट है सेल वॉल, उसके बाद में सेकंड लेयर आती है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड आती है मेसोसोम, फोर्थ आते हैं साइटोप्लाज्म, फिफ्थ आते हैं राइबोसोम और सबसे सेंटर में न्यूक्लियोइड होते हैं। और इसके अलावा इसमें मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल वॉल की। आउटर मोस्ट लेयर होती है, रिजिड लेयर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। बैक्टीरियल स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरियाओं के अंदर ही पाई जाती है और ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल के अंदर ही सारी एक्टिविटीज इनकी कंप्लीट होती है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो स्पेशल टाइप की सेल इसके अंदर होती है जो कि 2 सब्सटेंस से बनी होती है। 2 सब्सटेंस में फर्स्ट जो सब्सटेंस होता है वो होता है एन म्यूरेमिक एसिड, और दूसरा सब्सटेंस होता है एन एसिडाइल ग्लूकोसाइन। तो सेल वॉल वैसे अगर हम पढ़ते हैं प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल जो है बैक्टीरियल सेल वॉल एन एसिडाइल ग्लूकोसामाइन की बनी होती है। और ये सेल वॉल जो है इन बैक्टीरियाओं को जो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। इसकी थिकनेस के हिसाब से जो है बैक्टीरियाओं को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सेल वॉल के हिसाब से। आपने सुना होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो सेल वॉल की थिकनेस के हिसाब से ही होते हैं। साथ में इसके अंदर टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जो कि इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं को जो है वो डिफरेंशिएट करता है। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसके मेन जो रीजन होता है वो होता है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, सेल वॉल बड़ी होती है और ग्राम स्ट्रेंथ को ये ले लेते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं के अंदर ये टिकोइक एसिड जो है एब्सेंट होता है और ये इसको नहीं ले पाते हैं, ग्राम स्ट्रेंथ को नहीं ले पाते हैं, इस वजह से ग्राम नेगेटिव कहा जाता है इनको। इसके बाद में हम सेकंड लेयर की बात करते हैं। सेकंड लेयर लिविंग लेयर होती है। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग लेयर होती है। ये वाली जो लेयर है वो सेल वॉल की लेयर है। ये वाली फिक्स थिकनेस होती है, शेप और साइज को बनाने के साथ साथ प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है कि इसके ऊपर भी एक लेयर ये यहाँ पर बची हुई है। इस लेयर को ये लेयर जो होती है ग्लाइकोपॉलिक्स की लेयर होती है, और ये लेयर जो है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है। यानी कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इसका सिक्रेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है सेल वॉल के ऊपर। और जो कंडीशंस और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, अनफेवरेबल कंडीशन जब भी आती है
तब ये कुछ केमिकल सीक्रेट करके और यहाँ पर मोटी लेयर बना लेती है बैक्टीरिया की चारों तरफ, तो उन अनफेवरेबल कंडीशन में इसको बचाए रखने का काम ये करती है। तो इस लेयर को हम ग्लाइकोपोलिक्स की लेयर कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाए रखने का काम करती है, जो कि सेल वॉल के ऊपर होती है। यानी फर्स्ट लेयर ग्लाइकोपोलिक्स होती है, फिर सेकंड लेयर जो है सेल वॉल होती है। ठीक है, ये अनस्टेबल होती है, कभी इसकी थिकनेस ज्यादा होती है और कभी इसकी थिकनेस कम होती है। अब हम इसकी सेकंड लेयर की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। लिविंग मेम्ब्रेन होती है और लिविंग में ये चार डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, चारों तरफ से बैक्टीरिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसकी अंदर वाली लेयर जो होती है इस तरह से फोल्डेड होती है। और ये फोल्डिंग्स जो होते हैं यहाँ पर, ये फोल्डिंग्स जो है मीजोसोम्स के बने हुए होते हैं और मीजोसोम्स यहाँ पर जो है सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया में जो एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज की जो सरफेस एरिया है वो इससे बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर स्पेशली रेस्पिरेशन का काम करते हैं और रेस्पिरेशन का काम करने से एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। सो मीजोसोम आर आल्सो नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहा जाता है इनको? माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल की, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म यहाँ पर पड़ा हुआ रहता है और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यहाँ पर पड़े हुए रहते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स वगैरह पड़े रहते हैं। इसके अलावा वाटर यहाँ पर होता है, वाटर भी यहाँ पर भरा हुआ रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं राइबोसोम के, वो पड़े हुए रहते हैं और राइबोसोम के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम के जो मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर 70s टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं राइबोसोम, ये 70s टाइप के होते हैं। राइबोसोम बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 70s और 80s, जिनको हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे वहां पर हम बताएंगे कि क्या होते हैं ये 70s क्यों कहा जाता है, 80s को 80s क्यों कहा जाता है। 2 सब यूनिट से बने होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। ऊपर वाली सब यूनिट होती है जो लार्ज सब यूनिट होती है और ये स्मॉल सब यूनिट होती है। 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं और इनका मेन फंक्शन जो होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, इस वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। सबसे सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो पड़ा हुआ रहता है, ये स्प्रेड हुआ रहता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, डीएनए होता है जो कि इसमें इधर-उधर घूमता हुआ रहता है। इसकी पोजीशन या इसकी सिचुएशन फिक्स नहीं होती, ये बदलता रहता है और इसकी पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए इसको न्यूक्लियस नहीं कहकर न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा जो सेल वॉल होती है उसमें नीचे की तरफ फोल्ड्स होते हैं और ये फोल्ड्स जो है इसको किसी सरफेस से चिपकाए रखने में काम में आते हैं। ठीक है, लेकिन मूवमेंट के लिए इसके अंदर सीलिया या फ्लैजिला होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर जो है हम यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर जो होगी वहां पर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं, वहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली हम बात कर सकते हैं यहाँ पर सीलिया फ्लैजिला दोनों ही मोटाइल ऑर्गन होते हैं जो कि इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम करते हैं। नॉर्मली फ्लैजिला जो है वो 2 होते हैं, लेकिन कभी-कभी इनकी नंबर 1 to 4 तक हो सकती है, कभी-कभी 1 भी हो सकती है और 4 भी होती है और ये बेसिकली फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सीलिया जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं और जो है इनका भी जो काम है वो मूवमेंट का ही होता है और सिलेनिन प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं। तो ये सीलिया और फ्लैजिला साइज में डिफरेंट होते हैं, फ्लैजिला साइज में बड़े होते हैं, सीलिया साइज में छोटे होते हैं। इस तरह से इनकी जो है शेप और साइज वो डिफरेंट हो सकती है, बट इनके फंक्शन जो है सबके सेम ही होते हैं। इसी के साथ ये आपकी जो है इसकी स्ट्रक्चर फिनिश होती है। कल हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे।